अस्सलाम वालेकुम। जी, आज 1 जनवरी 2021 है। आप सबको नया साल मुबारक हो और हमारी दुआ है कि नया साल आप लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए बहुत सारी खुशियां और बरकतें और कामयाबियां लेकर आए और वो मुश्किलात जो आपने 2020 में देखी ना सिर्फ वो खत्म हो बल्कि आपके लिए बहुत अच्छा साल साबित हो इंशाअल्लाह। तो जनाब, आज हमने टॉपिक पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हो और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हो तो क्या होगा। जी, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड हो और मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर रखा हो तो क्या होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। उस पर फोर्स लगेगी? नहीं। फोर्स क्यों लगेगी, कंडक्टर रखा हुआ है। अभी हमने ये नहीं कहा उसमें से करंट गुजर रहा है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक कंडक्टर रखा हुआ है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इसमें से करंट गुजारा जाए, अगर इसमें से करंट गुजारा जाए तो अब क्या होगा, अब इस पर फोर्स लगेगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जब करंट गुजारेंगे तो इसमें डायरेक्टेड फ्लो ऑफ चार्जेस होगा और जब चार्जेस मूव करते हैं तो एवरी मूविंग चार्ज इज अ मैग्नेट, तो वो मैग्नेट बन जाते हैं। तो इस करंट की वजह से इस कंडक्टर के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और ये कंडक्टर खुद एक मैग्नेट बन जाएगा। तो पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट पर, इस कंडक्टर पर यानी इससे गुजरने वाले चार्जेस पर फोर्स लगाएगी और हमें उस फोर्स के लिए इक्वेशन बनानी है। वी हैव टू फाइंड आउट एन इक्वेशन फॉर द फोर्स ऑन व्हाट, ऑन अ करंट कैरी कंडक्टर व्हिच इज प्लेस्ड वेयर, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से मालूम है उनको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। अगर कोई वेक्टर आपके पास हो तो वेक्टर के आपको पता है दो कंपोनेंट होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरे उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन, तो हाउ डू यू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय यूजिंग अ यूनिट वेक्टर। वेरी गुड। तो अगर कहीं लिखा है वेक्टर f इज इक्वल टू f, तो ये इक्वेशन सही है या गलत। वेक्टर f इज इक्वल टू f, इक्वेशन सही है या गलत। जी गलत है। क्या गलती है इसमें, आप वेक्टर को मैग्नीट्यूड के बराबर कह रहे हैं, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, कुछ कमी है इस इक्वेशन में। तो क्या कमी है, इसको यूनिट वेक्टर चाहिए, इसको डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाते हैं यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर f इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जो कि स्केलर पार्ट है। हर वेक्टर में एक स्केलर होता है, आपको मालूम है। हर वेक्टर पहले स्केलर होता है, बाद में वेक्टर होता है। हर वेक्टर में एक स्केलर छुपा होता है। हर वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक मैग्नीट्यूड जो स्केलर है और दूसरे डायरेक्शन। तो इस तरह तोड़ के दिखा रहे हैं आप। तो वेक्टर f इज इक्वल टू f इंटू आर कैप, जिसमें आर कैप उसकी डायरेक्शन है, आर कैप उसका वेक्टर पार्ट है। इसी तरह वेलोसिटी को अगर लिखें तो वेक्टर वेलोसिटी इज इक्वल टू v इंटू आर कैप,
जिसमें v उसका मैग्नीट्यूड है, उसका स्केलर पार्ट है, और r कैप उसकी डायरेक्शन है, वेयर r कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मालूम है कि यूनिट वेक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं या यूनिट वेक्टर यूज करने के क्या सिग्निफिकेंस है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कुछ याद है एसोसिएटिव का नाम सुना है कभी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सीक्वेंस, the sequence in which you multiply, does it count or does it not count? That's called associative property. If it doesn't count, if it is not important, then you say that this is associative property. What does that mean? अगर कहीं लिखा है a into b into c, तो अगर आप इसको लिख दें b into a into c, और ये दोनों की वैल्यूज इक्वल आए, तो इसका मतलब दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कहीं लिखा है 2 into 3 into 5, तो अगर आप करें 2 into 5 into 3, तो क्या आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? तो आंसर सेम आएगा। तो दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले किसको लिखें बाद में किसको लिखें, सीक्वेंस चेंज करें। या मसलन कहीं लिखा है 2 into 5 into 3 ब्रैकेट में 10 into 12, तो अगर आप इसको लिख दें इज इक्वल टू 2 into 5 into 10 into 3 into 12, क्या आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब, जो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सब स्केलर्स हैं, तो स्केलर्स में ब्रैकेट के अंदर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड होते तो बात अलग होती, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो स्केलर में मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। व्हेन यू मल्टीप्लाई द स्केलर्स देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज अप्लाइड। मसलन कहीं लिखा है a into x into y, ब्रैकेट में z into b। अब ये सब क्या हो रहे हैं, फर्ज कीजिए ये सब स्केलर है, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं a into x into z into y into b। तो क्या किया आपने, z की जगह y लिख दिया, y की जगह z लिख दिया, z को ब्रैकेट से बाहर कर दिया, y को ब्रैकेट के अंदर कर दिया, तो सीक्वेंस चेंज कर दी। तो चेंजिंग द सीक्वेंस डज नॉट चेंज द वैल्यू फॉर स्केलर क्वांटिटीज। चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन does not change the value of scalar quantities. That is called associative property. So associative property of multiplication is valid for scalar quantities. याद रखिए कि associative property of multiplication is valid for scalar quantities. सीक्वेंस को चेंज करने से स्केलर क्वांटिटीज को या ब्रैकेट और के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता। This is called associative property. तीसरी बात, length is a scalar quantity or a vector quantity. Length is a scalar quantity or a vector quantity, or can be both. जी, तो लेंथ आज तक आपने स्केलर के नाम से सुना है, जब भी आपने सुना लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, बचपन से लेंथ को स्केलर समझते रहे। लेकिन लेंथ, एरिया, ये ऐसी टर्म्स हैं जो स्केलर भी हो सकती हैं और वेक्टर भी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आप उनकी कोई लॉजिकल डायरेक्शन बता सकें, लॉजिकल डायरेक्शन, अगर आप उसकी कोई लॉजिकल डायरेक्शन बता सकें, then it can be taken as a vector quantity. For example, याद है एरिया का, एरिया बचपन से आज तक आपने सुना था स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आए और अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो एरिया इज टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी।
लेकिन शर्त क्या थी, उसकी लॉजिकल डायरेक्शन बतानी थी, और उसकी लॉजिकल डायरेक्शन बताएगी लेंथ क्रॉस ब्रेथ किया तो एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द सरफेस, टू बोथ लेंथ एंड ब्रेथ, तो वो लॉजिकल डायरेक्शन बन गई। इसी तरह जब किसी कंडक्टर की बात हो, अब ये कंडक्टर है, अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर से करंट गुजरता है, तो कंडक्टर की लेंथ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर में वेक्टर के तौर पे माना जाता है, क्योंकि एरिया भी वेक्टर है, तो कंडक्टर की लेंथ को वेक्टर के तौर पे माना जाता है। तो अगर वेक्टर के तौर पे माना जाता है तो इसकी हमें वो बतानी होगी, क्या, लॉजिकल डायरेक्शन बतानी होगी, तो हमें इसकी लॉजिकल डायरेक्शन बतानी होगी। तो इसकी लॉजिकल डायरेक्शन सोचिए क्या हो सकती है, पहले तो लॉजिक से पूछिए, अपनी अकल से पूछिए, कॉमन सेंस से पूछिए, अगर ये कंडक्टर है इसी तरह फर्ज करें तो इसकी लेंथ की डायरेक्शन ये हो सकती है, लॉजिक नहीं बन रही ना, अकल नहीं मान रही, ये हो सकती है नहीं, इट हैज टू बी अलोंग द लेंथ, तो इसकी लेंथ की डायरेक्शन या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, या तो अपवर्ड हो सकती है या डाउनवर्ड। अगर कंडक्टर इस तरह रखा हुआ है तो लेंथ हैज टू बी अलोंग द लेंथ, तो पहली लॉजिक तो ये क्लियर हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज अलोंग द लेंथ ये रखें या ये रखें, तो इसकी भी लॉजिक चाहिए। तो क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की लेंथ की डायरेक्शन की बात हो रही है, तो लॉजिकली हम ये सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि हम कहें कि इट हैज टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट हैज टू बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वही लेंथ की डायरेक्शन होगी। तो अगर करंट अपवर्ड है तो लेंथ भी अपवर्ड होगी, क्योंकि देखें करंट इस वायर में कैसे जा सकता है, यूं तो नहीं जा सकता, यूं तो नहीं जा सकता, करंट अलोंग द लेंथ जाएगा, डिपेंड करेगा पॉजिटिव टर्मिनल कहां है, नेगेटिव टर्मिनल कहां है, तो या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, लेंथ भी या तो अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी, तो क्यों ना लेंथ को मान ले लॉजिकल डायरेक्शन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो लेंथ is considered as a vector quantity in the डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट की डायरेक्शन होगी, जो करंट की डायरेक्शन होगी वही लेंथ ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको याद कराए, यूनिट वेक्टर कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, और तीसरी बात कि लेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये बेसिक्स के साथ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिखिए, कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L consider a conductor of length L and cross sectional area A. Consider a conductor of length L and cross sectional area A. Its volume will be वॉल्यूम को हम V से जाहिर करते हैं, तो वो किसके बराबर होगा, लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, एरिया में 2 डायमेंशन आ गए, लेंथ में तीसरी डायमेंशन आ गई, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L, वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 डायमेंशंस एंड लेंथ इज द 3rd डायमेंशन, तो तीनों डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। ठीक, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू L। तो आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इट्स वॉल्यूम विल बी, इक्वेशन V इज इक्वल टू AL। सपोज NT
capital N. Suppose Nt is total number of free electrons in the conductor. Suppose Nt is total number of free electrons in the conductor. And N, capital N, and N is number of free electrons per unit volume. N is number of free electrons per unit volume. Then तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं? एक का नाम है Nt. Nt क्या है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दूसरे का नाम है N. N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो क्या आप N की इक्वेशन बना सकते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि N किसके बराबर होगा? N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. और ये N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हमने किससे जाहिर किया? Nt से. और N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. तो N किसके बराबर होगा? Nt अपॉन V. यस, N is equal to Nt upon V. This is number of free electrons. This is volume. So N is defined as number of free electrons per unit volume. ठीक है? तो लिख लीजिए. Then N is equal to Nt upon V. Then N is equal to Nt upon V. Therefore, Nt is equal to, तो Nt किसके बराबर होगा? वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो Nt इज इक्वल टू N इंटू V. Nt इज इक्वल टू N इंटू V. यस. और V किसके बराबर है? Al के. तो देयरफॉर Nt इज इक्वल टू N Al. ये Al कहां से आया? सिंस V इज इक्वल टू A इंटू L. सही. तो देयरफॉर Nt इज इक्वल टू NaL. इसे हम ब्लॉक कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं. ठीक है. अभी तक हम सिर्फ कंडक्टर की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, वॉल्यूम हुआ Al के बराबर. टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स Nt है. N is defined as the number of free electrons per unit volume, या एक तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume. तो anything divided by volume means density. तो number of free electrons की density N is equal to Nt upon V. तो Nt is equal to Nv and Nt is equal to NaL. सही. अच्छा, ये बताइए कि अगर कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन हो, पूरे कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो चार्ज Q कितना होगा? पूरे कंडक्टर में, इस पूरे कंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज कितना होगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम. और वो किसके बराबर होता है? उसे किससे जाहिर करते हैं? स्मॉल ई से. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज E होगा,
और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज 2e होगा, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 10e होगा। और हमारे पास कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स 1 है हमारे पास। How many total electrons we have in the conductor? You just said dash is the total number of free electrons. Nt. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो Q is equal to E, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो Q is equal to 2E, 10 इलेक्ट्रॉन हो तो Q is equal to 10E, और अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स Nt हो तो Q is equal to क्या? Nt into E. अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Nt है तो Q is equal to Nt into E, और Nt बराबर है किसके? N A L के, तो Q is equal to N A L E. This is our equation number 1. Q is equal to N A L E. समझ आई कहानी? देखिए, if Q is magnitude of charge, if Q is magnitude of charge on free electrons in the conductor, if Q is magnitude of charge on free electrons in the conductor, then क्या? If Q is the magnitude of charge on free electrons in the conductor, then Q is equal to Nt into E. Q is equal to Nt into E. Therefore, Q is equal to NaLe. Nt की वैल्यू प्लेस कर दी हमने, तो Q is equal to NaLe. और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं क्योंकि इसे हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, तो इस कंडक्टर में मौजूद टोटल चार्ज कितना है? इस कंडक्टर में मौजूद टोटल चार्ज जो किस शक्ल में है? इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में है। तो टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर में है वो कितना है? वो है Q, और वो किसके बराबर है? Q is equal to NaLe. नई लाइन से लिखिए, if the conductor is placed in a uniform magnetic field, if the conductor is placed in a uniform magnetic field of strength B, capital B, if the conductor is placed in a uniform magnetic field of strength B and a current I is passed through the conductor, and a current I is passed through the conductor, क्या लिखा आपने? If the conductor is placed in a uniform magnetic field of strength B and a current I is passed through the conductor, तो एक कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और इसमें से करंट I गुजारा, तो अब क्या होगा? अब उस पर फोर्स लगेगी। कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्यों लगाएगा? क्योंकि इसमें से करंट गुजर रहा है। करंट का गुजरने का मतलब इसमें से चार्जेस गुजर रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पर फोर्स लगाएगी। अब वो फोर्स दरअसल कंडक्टर पर नहीं लगेगी बल्कि कंडक्टर से गुजरने वाले
चार्जेस पर लगेगी. दैट फोर्स इज एक्चुअली एक्सर्टेड ऑन द चार्जेस पासिंग थ्रू द कंडक्टर. देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा के बाद कॉमा, द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द कंडक्टर. Magnetic field exerts a force on the conductor. This force is exerted on free electrons passing through the conductor. This force is exerted on free electrons passing through the conductor. तो ये फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, कंडक्टर पे लगा रही है, कंडक्टर पे नहीं लगा रही बल्कि उससे गुजरने वाले चार्जेस पर लगा रही है. और जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है उसकी कोई इक्वेशन तो हमारे पास अभी तक नहीं है. जब कोई चार्ज, मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड से गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पे जो फोर्स लगाती है उसकी तो कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास. या है? जी है, ऑलरेडी हम उसकी इक्वेशन पढ़ चुके हैं. वो इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड? F इज इक्वल टू क्या? Q V क्रॉस B. याद है? ठीक है, तो मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड पे लगने वाली फोर्स की इक्वेशन तो ऑलरेडी मौजूद है आपके पास. तो ये फोर्स जो कंडक्टर पे लग रही है ये कंडक्टर पर नहीं लग रही, इससे गुजरने वाले मूविंग चार्जेस पे लग रही है. सो व्हाट विल बी द फोर्स इक्वल टू? द फोर्स विल बी इक्वल टू क्या? Q V क्रॉस B. देखिए, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी, the magnetic force will be क्या? F is equal to Q V cross B. F is equal to Q V cross B, where कौन सी नई टर्म आई इसमें? Q नई टर्म आई नहीं. Q तो हम पहले ही बता चुके हैं कि Q इज द टोटल चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर. V नई टर्म है नहीं, अभी बताया. V नई टर्म है जी. V का नाम नहीं बताया अभी तक. Where V is the drift velocity of electric charges, where V is the drift velocity of electric charges passing through the conductor. Where V is the drift velocity of electric charges passing through the conductor. याद है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. तो थर्मल वेलोसिटीज कैंसिल हो जाती हैं. जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो करंट प्रोड्यूस करता है दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो क्योंकि ये फोर्स करंट की वजह से है और करंट नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से है, लिहाजा जो वेलोसिटी लेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे. ठीक है, तो Q किसके बराबर है? NaLe फ्रॉम इक्वेशन 1. तो F किसके बराबर हो जाएगा? F इज इक्वल टू Q की वैल्यू प्लेस कर दी NaLe और ब्रैकेट में क्या? V क्रॉस B. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 दोबारा लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q इज इक्वल टू NaLe, Q is equal to NaLe, therefore F is equal to Q की जगह इसकी वैल्यू NaLe और फिर V क्रॉस B। अच्छा, अब यहां से इस स्टेप से ये इक्वेशन बड़ी सेंसिटिव हो गई है, बड़ी हसास हो गई है। क्यों? क्योंकि इसमें वेक्टर्स भी आ गए हैं। तो जब इक्वेशन में वेक्टर्स आ जाते हैं तो बड़ा केयरफुली चलना पड़ता है और हर स्टेप पे ख्याल रखें। अब एफ पर अगर आप एरो लगाना भूल गए, आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या वी पर या बी पर एरो लगाना भूल गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एरो खास ख्याल रखिए। दिस नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस कि कहां पर एरो है, कहां पर एरो नहीं है। ठीक, तो क्यू की जगह इसकी वैल्यू आ गई, एफ की जगह एफ और वी क्रॉस बी की जगह वी क्रॉस बी। सही? ओके, नाउ ये जो वी है, वेक्टर वी, वेलोसिटी, अगर इसका मैग्नीट्यूड v है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है तो v इज इक्वल टू v लिख सकते, इस तरह लिख सकते। कैन वी राइट इट लाइक दिस? नो। किस चीज की कमी है? डायरेक्शन की। ये तो खाली मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन कैसे लाएं? इक्वेशन में यूनिट वेक्टर। एक्सीलेंट। तो हमें एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा आर कैप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया आर कैप, तो देन वी कैन से दैट वेक्टर v इज इक्वल टू v इनटू आर कैप। यस, देखिए, इफ r cap is a unit vector in the direction of current, if r cap is a unit vector in the direction of current, if r cap is a unit vector in the direction of current, then equation v is equal to v into r cap, then v is equal to v into r cap। सही? लेकिन हमने लिखा क्या है? हमने बोला कुछ और था, लिखा कुछ और है। हमने बोला था कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर मान रहे हैं आर कैप। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और लिखा क्या है? इफ आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या ये दोनों बातें अजीब सी नहीं है या सेम है? यस, दे आर द सेम। क्यों सेम है? क्योंकि जो करंट की डायरेक्शन है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है। जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में करंट होगा। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द मींस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्योंकि करंट एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है तो इसलिए उसके नाम से लिखा गया कि आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, v एरो इज इक्वल टू v इंटू आर कैप। यानी आपने वेक्टर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दो हिस्से कर दिए, उसका मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा, उसका स्केलर वाला हिस्सा अलग कर दिया और उसका वेक्टर वाला हिस्सा अलग कर दिया। आपने सुना कबाब में हड्डी, मुहावरा है ना, कबाब में हड्डी। तो ये कबाब है, इसके अंदर हड्डी है, तो आपने हड्डी वाला हिस्सा अलग कर दिया है, कबाब वाला हिस्सा अलग कर दिया है, मैग्नीट्यूड अलग कर दिया है, डायरेक्शन अलग कर दिया है। तो वेक्टर v इज इक्वल टू v इनटू आर कैप। और यही चीज हम यहां प्लेस कर सकते हैं। यहां वेक्टर v मौजूद है और वेक्टर v इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू v इनटू आर कैप। तो अब जरा देखिए, फोर्स की इक्वेशन में दोबारा लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे? तो वेक्टर फोर्स, F की जगह वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू
एन ए एल ई, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। ब्रैकेट में क्रॉस की जगह क्रॉस, बी की जगह बी वेक्टर फॉर्म में, और v की जगह, वेक्टर v की जगह उसकी वैल्यू विच इज v इंटू आर कैप। तो ये हो गया v इंटू आर कैप। सही? आपको ये स्टेप समझ आ गया? हमने सिर्फ एक काम किया है कि वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई है, वेक्टर वेलोसिटी की, और वेक्टर वेलोसिटी की जगह उसकी पूरी वैल्यू उठा के रख दी है, तो v इंटू आर कैप। अब इसका हमें क्या फायदा होने वाला है वो भी आप समझेंगे। अब जरा इस इक्वेशन को और खींचे, इसमें कुछ हिस्सा इसका राइट हैंड साइड पे देखें, कुछ हिस्सा इसका कबाब है और कुछ हिस्सा इसकी हड्डी है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन सी चीजें हड्डी हैं और कौन सी चीजें खाली कबाब हैं, ठीक है। तो कबाब और हड्डी को अलग करना है हमें। वी हैव टू फाइंड आउट विच पोर्शन इज स्केलर ओनली एंड विच पोर्शन इज वेक्टर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम वेक्टर को हाथ नहीं लगा सकते, वेक्टर को हाथ लगाएंगे करंट आना शुरू हो जाएगा। तो वेक्टर को टच नहीं कर सकते, स्केलर के साथ खेल सकते हैं, कबाब खा सकते हैं, हड्डी नहीं खानी है। तो दोनों को अलग करना जरूरी है। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? ये क्या है? ये कबाब या हड्डी? यस, दिस इज द वेक्टर बी। इसके बारे में क्या ख्याल है? आर कैप कबाब या हड्डी? यस, दैट्स आल्सो वेक्टर। इसके बारे में क्या ख्याल है? वी जी। तो ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो दैट्स कबाब, ठीक है। इसको खा सकते हैं, इसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई नहीं मारेगा। व्हाट इज दिस? ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन दैट्स कबाब, दैट्स स्केलर। व्हाट इज एल? लेंथ का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगेन मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अगेन इट्स अ स्केलर। व्हाट इज एरिया? एरिया का मैग्नीट्यूड स्केलर। व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर इज ऑलवेज अ स्केलर। तो ये सारी वैल्यूज, ये हिस्सा जो है इक्वेशन का, ये सारी वैल्यूज का मतलब जिंदगी आसान है। ये सारी वैल्यूज स्केलर है, ये सारी वैल्यूज का मतलब जिंदगी आसान है, और ये वैल्यूज जरा खतरनाक है, इनसे बच के रहना, इनको हाथ नहीं लगाना। तो अब इस इक्वेशन में ये जो इतना हिस्सा है जिसे हमने कहा कबाब, तो वी कैन ईट द कबाब, we can play with this part, but we cannot play with this part, r cross b, ठीक है। तो play with this part का मतलब क्या है? play with this part का मतलब ये है कि हम इसकी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। एन ए एल के बजाय मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए एन एल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है, खेलते हैं। एन ए एल ई वी को ब्रैकेट से बाहर कर दिया, क्योंकि v क्या है? मैग्नीट्यूड है। या यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये सब स्केलर्स हैं और स्केलर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। एन ए एल ई वी, v को ब्रैकेट में बाहर कर दे, v को और पहले ले आए, l को बाद में लिख दें, e को पहले लिख दें, तो वी कैन चेंज दी सीक्वेंस। ये 5 वैल्यूज के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने v को ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, तो ये हो गया r कैप क्रॉस b। इसको टच नहीं करना, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है, इसको नहीं छेड़ना, बाकी जितना चाहे खेले। तो इसको आगे पीछे करते रहे, तो आगे पीछे करने में मैंने वेलोसिटी को ब्रैकेट से बाहर कर दिया। अब देखें, फिर कुछ खेल लेते हैं। एन ए ई वी, लेंथ गायब हो गई, तो लेंथ को मैंने ऐसे ही वेलोसिटी की जगह ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। तो एन ए ई वी एल आर कैप क्रॉस बी,
देखिए इस हिस्से को नहीं छेड़ रहा है, आर कैप क्रॉस बी को टच नहीं करना, बाकी जो करना चाहे कर, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। ये 3 स्टेप लिखे, आप 50 स्टेप कर लें, कोई कुछ नहीं कहेगा, आगे पीछे करें, ए को पहले लिख दें, फिर ई को लिख दें, फिर एन को लिख दें, ये पांचों वैल्यूज आगे पीछे कर सकते हैं। तो मेरा दिन यहीं तक चाह रहा था, थक गया मैं, जो आप लोग खेल नहीं रहे मेरे साथ, मुंह बना के बैठे हुए, कुछ लोग दवाइयां ले रहे हैं। सर्दी है जिसका ये मतलब थोड़ी दोपहर में दवाइयां लेना शुरू कर रहे हैं जी। ये स्टेप समझ आ गया, ये स्टेप समझ आ गया, ये स्टेप समझ आ गया। व्हाट आई डिड वाज कि वेलोसिटी, रफ वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसको पहले उसके दोनों हिस्सों में डिवाइड किया, उसमें से उसका स्केलर पार्ट अलग हो गया, वेक्टर पार्ट अलग हो गया, स्केलर पार्ट को ब्रैकेट से बाहर कर दिया और लेंथ को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब इसका फायदा हम क्या लेने वाले हैं ये देखिए क्या होगा। तो फोर्स की इक्वेशन यहां तक आपको समझ आ गई। तो अगर हम क्या करें, अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को वेक्टर मान लें, अगर हम लेंथ ऑफ कंडक्टर को वेक्टर मान लें, तो फिर हम कहेंगे कि ये लेंथ जो है, ये एरो, लेंथ पे एरो लगाएंगे हम, और ये फिर खाली अगर मैग्नीट्यूड के बराबर लिखा तो ये इक्वेशन सही होगी? नहीं, ये गलत होगी। तो किस चीज की कमी है? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हमने कहा कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज टेकन एज अ वेक्टर क्वांटिटी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमें इसके लिए एक यूनिट वेक्टर लाना होगा, और वो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में लाना होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या हम आज किसी यूनिट वेक्टर का नाम ले चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट? यस। तो आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो वही आर कैप यहां काम आ जाएगा। तो वेक्टर लेंथ इज इक्वल टू एल इंटू आर कैप। वेक्टर लेंथ इज इक्वल टू एल इंटू आर कैप, where r cap ये वही वाला यूनिट वेक्टर है जो यहां यूज हुआ है, is a unit vector in the direction of length, या in the direction of current, या in the direction of drift velocity. तो वेक्टर l is equal to l into r cap, और ये l into r cap हमें कहीं नजर आया इस इक्वेशन में? ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगी? वेक्टर फोर्स इज इक्वल टू एन ए ई वी, और ब्रैकेट में बी की जगह बी, क्रॉस की जगह क्रॉस, और एल इंटू आर कैप की जगह, एल इंटू आर कैप की जगह क्या? वेक्टर लेंथ। एल इंटू आर कैप की जगह क्या आ जाएगा? वेक्टर लेंथ। तो एफ इज इक्वल टू एन ए ई वी वेक्टर लेंथ क्रॉस बी। स्टेप्स क्लियर? अब इनको 1 बाय 1 लिखेंगे तो थोड़ा और समझ आएगा। यहां तक आपने लिख लिया? यस। अब लिखिए देयरफॉर ये 3 इक्वेशन लिख लीजिए। देयरफॉर। ठीक है, तो इसमें क्या किया? पहले आपने वी कैप की, वी एरो की वैल्यू लिख दी है, v इंटू आर कैप। फिर नेक्स्ट स्टेप में v को ब्रैकेट के बाहर कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में लेंथ को ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ये 3 इक्वेशन लिखने के बाद रुकना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा। तो पहले 3 इक्वेशन लिख लें। If length is taken as a vector in the direction of current, if length is taken as a vector in the direction of current, if length is taken as a vector in the direction of current, then अब ये इक्वेशन लिखेंगे, वेक्टर लेंथ इज इक्वल टू L इंटू आर कैप। और फिर लिखेंगे देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू
NaEV L cross B. And this is our equation number 2. NaEV L cross B. This is our equation number 2. If T is the time, आगे लिखेंगे नई लाइन से, if T is the time in which Q charges pass through the conductor. If T is the time in which Q charges pass through the conductor. कंडक्टर से कितने चार्जेस गुजरे? Q. कितनी देर में गुजरे? T. कितनी वेलोसिटी से गुजरे? V. वेलोसिटी कितनी थी? V. और कहां से गुजरे? कंडक्टर से। और कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L. कंडक्टर की लेंथ है L, तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? कंडक्टर की लेंथ L. V is equal to L upon T. Do you agree with this? लिखने को नहीं कह रहा है, सुने पहले, ये बात समझ आ गई? V is equal to L upon T. तो L is equal to क्या? नहीं, L नहीं, टाइम। टाइम is equal to क्या? तो T is equal to क्या? T is equal to L upon V. Yes? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, T is equal to L upon V. और आपको पता है करंट किसके बराबर होता है? Q upon T. मालूम है? I is equal to Q upon T. तो I is equal to क्या? Q upon T की जगह L upon V. बस डेरिवेशन खत्म हो रही है, थोड़ी देर और जागना है आपको, बस 2 मिनट है, ठीक है? थोड़ा एनर्जी के साथ रहिए। V is equal to L upon T समझ आ गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम, कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L, तो V is equal to L upon T, तो टाइम is equal to L upon V, I is equal to Q upon T, करंट पता है आपको Q upon T के बराबर होता है, T की वैल्यू प्लेस की, Q upon L upon V. यस, V डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, कहां चला जाएगा? न्यूमरेटर में, तो I is equal to क्या? Q into V upon L. यस, फ्रॉम इक्वेशन 1 Q किसके बराबर है? NaLe. तो मैं I की इक्वेशन में Q की वैल्यू प्लेस करूंगा, नजर आ रहा है यहां पर? ठीक है, तो Q की वैल्यू प्लेस करूंगा। Q कितना है? NaLe. V की जगह V अपॉन L। क्या होगा? L कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या? बाकी बचेगा क्या? बाकी बचेगा I is equal to क्या? NaEV. I is equal to क्या? NaEV. और ये NaEV हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? यस, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। NaEV किसके बराबर आ गया? I के बराबर। तो हम इस वैल्यू को जब इक्वेशन 2 में लिखेंगे तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी F is equal to क्या? NaEV की जगह I, F is equal to क्या? I, और ब्रैकेट में था L क्रॉस B. That's our equation. F is equal to I L क्रॉस B. सही? तो यहां तक तो आपको समझ आ गया था। इसके आगे हमने इसकी वैल्यू तलाश करनी है। इसकी वैल्यू कहां से तलाश करेंगे? टाइम से और करंट से। तो जब आप करंट में Q की वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपको आखिर में पता चलेगा कि I बराबर है NaEV। ठीक है, लिख लीजिए क्विकली। ये लिखें, फिर ये लिखें, फिर ये लिखें। आपने लिखा if T is the time in which Q charges pass through the conductor, then V is equal to L upon T, therefore T is equal to L upon V, and I is equal to Q upon T, therefore
I is equal to Q upon T, therefore I is equal to Q upon L upon V is equal to QV upon L. यहां लिखना पड़ेगा, इस स्टेप पे बताना पड़ेगा, इस स्टेप पे बताना पड़ेगा कि ये NaLe कहां से आया है। यहां पर, यहां तक लिखने पहले 1 2 3 4 5 इक्वेशन एज इट इज आ जाएंगी। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू आएगी, तो I इज इक्वल टू NaLeV अपॉन L, NaLeV अपॉन L, लेंथ कैंसिल हो जाएगी और बाकी बचेगा I इज इक्वल टू NaEV, I इज इक्वल टू NaEV. Placing this value in equation number 2, placing this value in equation number 2, placing this value in equation number 2, तो फाइनली आपकी इक्वेशन आ जाएगी F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, और इस इक्वेशन को ब्लॉक कर लेंगे। तो क्या पता लगा आपको, अगर एक कंडक्टर हो जिसकी लेंथ L हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो और उसमें से करंट I गुजरे, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितनी फोर्स लगाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स लगाएगी वो बराबर होगी I L क्रॉस B के। आपको करंट पता होना चाहिए, आपको लेंथ पता होनी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड पता होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको मालूम है तो आपको पता चल जाएगा कि उस कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगेगी। फोर्स की वैल्यू I L क्रॉस B। सही, ठीक है। तो इसको आज याद करना है, ठीक है, आज के आज याद करना है। आज फ्राइडे है, 1 जनवरी है, 1 जनवरी को याद करना है। सैटरडे पे नहीं डालना, कल पे नहीं डालना है। आज की डेरिवेशन आज याद कर लीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल यहीं से कंटिन्यू होगा। F इज इक्वल टू ILB से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।